हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस रिव्यू। फ्रेंड्स, हम ये जो स्पेक्ट्रम की सीरीज कर रहे थे, इसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं। ये इसकी चौथी क्लास है और 3 क्लास में हम ये जो फ्रांसीसियों की असफलता के कारण तक देख चुके थे। इस वीडियो में हम आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुए थे वहाँ से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे। इसमें ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो ये प्रारंभ हुआ था 1740 में, इसी का ये विस्तार था कि ये कर्नाटक युद्ध हुए थे। क्योंकि वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर भी जो है ये अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया में, तो ये भारत में भी लड़ने लगे थे। भारत में भी ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। जो भारत में ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे, तो ये ऑस्ट्रिया को जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उससे ये प्रभावित थे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये समाप्त हुआ था, तो ये एक्सला-शापेल की संधि के साथ में समाप्त हुआ था। अब हम बात करेंगे एक एक सारे युद्धों को देखेंगे जो भी कर्नाटक 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? तो ये 1746 से लेकर के 48 तक चला था। कहीं कहीं पर ये डेट चेंज मिलेगी, लेकिन ये जो है स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ था। और ये अनिर्णायक युद्ध था। इसका कोई मतलब निर्णय नहीं हुआ था। ये एक्सला-शापेल की संधि के साथ में ये स्टेटमेंट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसके पहले 2021-22 पीसीएस प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट ऐसे ही डाल दिया गया। तो इसमें ये अनिर्णायक युद्ध हुआ था जो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 48 तक चला था। और इसमें एक्सला-शापेल की संधि हुई थी 1748 में, और अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया था। जो फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, इसमें अंग्रेजों को मद्रास ये पुनः वापस कर दिया गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1749 से लेकर के 1754 तक चला था। दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसमें अंग्रेजों का प्रभाव ये था कि डुप्ले की वापसी कर ली गई थी। डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। और इसमें जो एक दूसरे के जो मतलब क्षेत्रों को जीतता था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने, वो वापस कर दिए गए थे। एक दूसरे के जीते हुए जो क्षेत्र थे उनको वापस कर दिए गए थे। और इसमें ये पौंडीचेरी की संधि हो गई थी, जो कब हुई थी? 1754 में हुई थी। पौंडीचेरी की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? 1758 से लेकर के 63 तक चला था। और ये वांडीवास युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी निर्णायक रूप से जो है पराजित हो गए थे। जो वांडीवास का युद्ध हम कल वाली क्लास में देख चुके हैं कि वांडीवास का युद्ध हुआ था। और इसके पश्चात जो फ्रांसीसी थे तो ये निर्णायक रूप से पराजित हो गए थे। फ्रांसीसी इसमें हार गए थे। और ये पेरिस की संधि हुई थी कब? 1763 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, अब बात कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले बंगाल की। बंगाल में जो है स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में ये स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी ये मुर्शीद कुली खान ने। और ये मुगलों द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त जो अंतिम गवर्नर था, इसको मुर्शीद कुली खां को ये मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया था। और ये मुगलों के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम गवर्नर था। कौन? मुर्शीद कुली खां। ये बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां। इसके बाद जो नेक्स्ट हुए, ये एक सीक्वेंस भी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है सीक्वेंस। तो मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आते हैं? सुजाउद्दीन, जो कि कौन थे? ये मुर्शीद के दामाद थे। ये मुर्शीद कुली खां के दामाद थे सुजाउद्दीन। उसके बाद आते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां जो है ये इसकी सबसे छोटी बेटी है। सुजाउद्दीन की जो सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। ये 1740 से लेकर के 56 तक रहते हैं। उसके बाद फिर कौन आते हैं? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का शासन होता है। ये कब से कब तक रहते हैं? तो ये 1756 से लेकर के 1757 तक रहते हैं। और इसमें ये सिराजुद्दौला जो इनके विरोधी कौन कौन थे? तो इसमें एक ये इनकी चाची घसीटी बेगम थी, चचेरे भाई शौकत जंग और ये मीर जाफर, ये सभी इनके विरोधी थे किनके? सिराजुद्दौला के। तो ये सीक्वेंस याद रखिए। बंगाल के नवाबों का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला। तो ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी इनका एक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध ये कब होता है? तो ये होता है 1756 में। और इसमें जो ये शौकत अली होता है ये पराजित हो जाता है। ये युद्ध होता किसके है? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध होता है। और इसमें ये शौकत पराजित हो जाता है। मनिहारी का युद्ध मैचिंग में पूछा भी गया है, कब हुआ है? 1756 में।
नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें ये कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर जो है कब्जा कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया जाता है किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और ये 20 जून 1756 को। और जब ये कब्जा कर लिया जाता है तो अंग्रेज जो है, कुछ अंग्रेज यहाँ पर ये फुल्टा द्वीप भाग कर गए थे। इसके बाद एक ये घटना होती है ब्लैक होल घटना, जिसको कि ये काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। इसमें क्या था, इसमें एक मतलब ऐसे बड़े होल में जो है 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था और सुबह उसमें से मात्र कितने जो है 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। तो इसको ये ब्लैक होल या काल कोठरी दुर्घटना कहा जाता है। और ये कहानी बताई किसने थी? तो ये बताई थी उसी में से एक जो 23 अंग्रेजों में से जिंदा बचे एक अंग्रेज ने। उसके बाद संधि होती है अलीनगर की संधि। ये कब होती है? तो ये होती है 1757 में, फरवरी 1757 में होती। किसके किसके बीच है? तो सिराजुद्दौला, क्लाइव और वाटसन के बीच में होती है अलीनगर की संधि। फिर उसके बाद जो है बात कर लेते हैं इसके बाद ये बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध की, क्योंकि इसी बीच ये प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है कब? ये 23 जून 1757 को। प्लासी कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे एक स्थान है प्लासी। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? इसमें एक ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और जो सिराजुद्दौला की सेना होती है उसमें उसका नेतृत्व कौन कौन करते हैं? तो इनकी ये संयुक्त सेना होती है। इसमें सिराजुद्दौला की सेना, मीर जाफर, राजा दुर्लभ राय और ये यार लतीफ़ खां जो होते हैं, इनकी सबकी ये मतलब संयुक्त सेना होती है। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करते हैं? तो इसमें ये रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। इसमें ये मीर जाफर जो है विश्वासघात कर देते हैं किनके साथ में? सिराजुद्दौला के साथ में। और सिराजुद्दौला पहले मुर्शिदाबाद चले जाते हैं, फिर अपनी पत्नी के साथ कहाँ पर? पटना चले जाते हैं। इसके बाद में ये मीर जाफर के पुत्र जो होते हैं, मीर जाफर के पुत्र के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। मीर जाफर के पुत्र के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो है नवाब कौन बनते हैं? नवाब बनते हैं मीर जाफर। नवाब कौन बनते हैं? नवाब बनते हैं मीर जाफर। ये 1757 से लेकर के 1760 तक रहते हैं। और इसमें जो मीर जाफर होते हैं नवाब बनते हैं जब, तो इसमें ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति ले लेते हैं इनसे अंग्रेज। जब ये नवाब बनते हैं 1757 से ये 60 के टाइम में मीर जाफर, तो इनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है इसमें शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज। और अंग्रेजों द्वारा ये बंगाल के प्रथम नवाब, अंग्रेजों द्वारा ये नियुक्त किए गए मीर जाफर जो थे, तो ये बंगाल के प्रथम नवाब थे। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक बनते हैं कौन बनते हैं? नेक्स्ट शासक बनते हैं कौन? नेक्स्ट शासक बनते हैं मीर कासिम। ये 1760 से लेकर के 1763 तक रहते हैं। और मीर जाफर के ये दामाद थे। जो मीर कासिम थे ये कौन थे? तो ये मीर जाफर के दामाद थे। और इनके पुत्र होते ही, मीर जाफर का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? तो ये नजामुद्दौला था नाम था इनका। लेकिन ये नवाब नहीं बनते हैं। ये मीर कासिम जो है मीर जाफर के दामाद नवाब बनते हैं। और इसके बाद ये अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में ये सबसे योग्य थे। मीर कासिम जो थे, तो जो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे उनमें ये सबसे योग्य थे। इन्होंने, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर ली। मुर्शिदाबाद से कहाँ पर? पहले राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, और मीर कासिम ने ये मुर्शिदाबाद से कहाँ पर? ये मुंगेर स्थानांतरित कर ली। और इन्होंने क्या किया है कि ये भारतीय जो थे, जब ये मतलब बिना कर के ही व्यापार कर रहे थे अंग्रेज, तो इन्होंने, मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। तो ये मतलब अंग्रेजों के लिए थोड़ा सा एक अपमानजनक हुआ कि जब ये मतलब भारतीयों को भी इन्होंने कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है कब? 22 अक्टूबर 1764 में। और यहीं से भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है। कई बार ये स्टेटमेंट में पूछा भी गया है कि अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता कहाँ से स्थापित होती है? तो ये बक्सर के युद्ध 1764 से, 22 अक्टूबर 1764 से स्थापित होती है। ये युद्ध होता है किसके किसके बीच में? तो ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और किसके किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे। शाह आलम ये कहाँ? ये भी एक, शाह आलम द्वितीय जो थे तो ये मुगल बादशाह थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? तो ये हेक्टर मुनरो कर रहे होते हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करते हैं? अंग्रेजों का नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो। और इसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं और यहीं से अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता की स्थापना हो जाती है।
उसके बाद एक ये संधि होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये कब होती है? तो 12 अगस्त 1765 को। ये कई बार पूछी गई है मैचिंग में। कब होती है? 1765 में। और ये होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होते हैं और मुगल बादशाह जो होते हैं तो वो कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय। इसमें शाह आलम द्वितीय को जो है कंपनी के संरक्षण में ले लिया जाता है, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्रदान हो जाती है। इसमें मुगल बादशाह जो होते हैं शाह आलम द्वितीय, इनको 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाती है। इनको 26 लाख की वार्षिक पेंशन पर रख लिया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। ये किसके किसके बीच में होती है? तो ये भी शुजाउद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। ये प्रथम वाली किसके किसके बीच में होती है? तो ये शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। दूसरी वाली जो होती है तो ये शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब होते हैं और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। इसमें इलाहाबाद और कोरा को जो है ये शाह आलम द्वितीय को मतलब होती है, ये किसके किसके बीच में? तो ये शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। और इसमें होता क्या है? कंपनी को ये 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देते हैं। कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। क्योंकि ये मतलब ये जो अंग्रेज थे ये मतलब बहुत ही मतलब एक लोमड़ी के किस्म टाइप दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये जहाँ पर मतलब हारने लगते थे तो वहाँ पर ये संधि कर लेते थे और जो अपना युद्ध क्षतिपूर्ति होती थी वो जरूर ले लेते थे। तो ये अवध के नवाब से कितने 50 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति के रूप में ले लेते हैं। और उसके बाद स्थापना होती है बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है 1765 से लेकर के, जो कि 1772 तक चलता है। 1765 में लागू किया जाता है और 1772 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें मतलब बंगाल में ही क्यों होती हैं? तो उस टाइम पे क्या था, बंगाल एक मतलब बहुत बड़ा एरिया था और बंगाल जो है काफ़ी मतलब समृद्ध भी था। तो जो ये मतलब अंग्रेज़ों का और मुगलों का है, ये मतलब उनका रुख ये बंगाल की तरफ ज़्यादा था। तो बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? जो ये द्वैध शासन था इसमें जो दीवानी राजस्व वसूली है ये कंपनी को मतलब अंग्रेज़ों के अंग्रेज करते हैं, और जो प्रशासनिक दायित्व होता है वो किसका होता है? वो नवाबों का होता है। क्योंकि ये हमेशा से ही अंग्रेज जो है मतलब एक लोमड़ी के दिमाग वाले मतलब काफ़ी होशियार किस्म के थे। तो ये क्या करते थे, जो भी मतलब इकोनॉमिकली जितना भी चीज़ें होती थी तो ये अपने खुद के पास रखते थे, और जो भी मतलब कोई जिम्मेदारी वाले कार्य होते थे तो वो नवाबों को सौंपते थे। तो इसमें क्या हुआ, जो दीवानी राजस्व वसूली था मतलब जो पैसा वसूलने का काम था उसको कंपनी ने अपने पास रखा, और जो प्रशासनिक दायित्व था वो किसको? ये नवाब को सौंप दिया। उसके बाद जो उप दीवान बने उसमें ये मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उप दीवान बनाया गया, और राजा सिताब राय को कहाँ का? बिहार का, और राजा दुर्लभ को कहाँ का? ये उड़ीसा का नवाब इनको बनाया गया। और प्रमुख दीवानी कार्यालय जो था वो कहाँ पर? मुर्शिदाबाद और पटना में था। मुर्शिदाबाद और पटना में था। और ये द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया? तो ये 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।